हेलो दोस्तों। 1 मई 2023 के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम इधर एडिटोरियल पेज कवर करते हैं फॉर इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे मैंने पहले बताया था कि काफ़ी डिटेल न्यूज़पेपर है एंड मार्केट्स के बारे में, वर्ल्ड हैपनिंग्स, रिसेंट हैपनिंग्स के बारे में काफ़ी अच्छा कवरेज रहता है। मैं अभी फ़िलहाल एडिटोरियल पेज ही कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के भी पूरे न्यूज़पेपर कवर करूँ, अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज कुछ 5 आर्टिकल्स हैं कवर करने के लिए। पांचों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं। एक दो तो छोटे आर्टिकल्स हैं, जेंडर बजटिंग और FIRs अगेंस्ट द चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन। तो उसके बारे में जो आर्टिकल्स है वो थोड़े छोटे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 3 गुड आर्टिकल्स which of which one is related to AI. This article is a very comprehensive article written by Rohit Singh. Then there's article connecting half of the world. This is about gender equality. Similar, I won't say similar, but focusing on women equality, similar to what is given in this article, gender budgeting, unleash the crazy. Then the last article is for May Day for working class. Since we know that today it's 1 May and कैसे ये लेबर डे का मतलब स्टार्ट हुआ था हमारे वर्ल्ड में, तो उसको कवर करके आर्टिकल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको लगता है कि आपके जो भी जान पहचान में उनका बेनिफिट होगा, और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं, लेट देयर बी लाइट वेट AI। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ऑथर ने बताया, ऑथर है रोहित सिंह, जैसे मैंने बताया, ही इज़ द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। In this article, he has basically focused on lightweight AI. Now, what are lightweight AI? It's like AI which functions on a very small device, say our phones, watches, और probably जितने IoT डिवाइसेस रहते हैं छोटे छोटे, तो उस पे जो AI जिस हिसाब से काम करता है उस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। एंड इसके बारे में वो बेनिफिट्स बता रहे हैं हमें। तो वो पहले तो ये स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि लाइट वेट AI क्या है, और हमें लाइट वेट AI के बारे में क्यों फोकस करना है। सो वो स्टार्टिंग मेंशन करते हैं कि AI हैज़ इम्पैक्टेड वेरियस फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, लाइक फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, बट देर इज़ अ flip side to it, that AI is also impacting the carbon footprint and the amount of energy consumption it does. So, तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए वी शुड मूव टुवर्ड्स लाइट वेट AI। ये स्मॉलर डिवाइसेस में ज़्यादा काम करते हैं लाइट वेट AI, जैसे कि फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, IoT डिवाइसेस हो गए। बट इनका ये रहता है कि इनका लिमिटेड प्रोसेसिंग रहता है, ये बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट को एक साथ शो नहीं कर सकते, तो इनका ये लिमिटेशन तो रहता ही है। हेल्थ केयर में AI, लाइट वेट AI काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है, जैसे कि AI पावर डायग्नोस्टिक टूल्स रहते हैं जो कि काफ़ी इजीली पेशेंट के डेटास को प्रोसेस करते हैं, एंड दे प्रोसेस इट विथ सर्टन एक्यूरेसी, विथ नॉट 100% एक्यूरेसी, बट ये लार्जर डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आ रहा है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आशा वर्कर्स जो है, दैट इज़ accredited सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो दे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स so as to treat, so as to in their daily functioning. फिर उसके बाद खुशी बेबी करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट वर्क्स इन राजस्थान, तो वो कह रहे हैं कि वो भी अभी लॉन्च करेंगे बहुत ही डिटेल्ड स्टडी ऑन कंजक्टिवाइटिस एंड हाउ टू डिटेक्ट maternal anemia using
टंग ऑफ ए वुमेन। तो ये काफ़ी डिटेल्ड स्टडी रहेगा एंड दैट इज़ अगेन यूजिंग लाइट वेट ए आई। फिर लाइट वेट ए आई एग्रीकल्चर में भी काफ़ी काम आ रहा है, जैसे कि ए आई पावर्ड सेंसर्स कैन बी यूज टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर लेवल्स एंड टेम्परेचर अलाउइंग फार्मर्स टू ऑप्टिमाइज इरीगेशन एंड फर्टिलाइजेशन शेड्यूल्स। फिर पेस्ट डिजीजेस ये सब आइडेंटिफाई करने में काम आ रहा है, सो दैट ये डिजीजेस आइडेंटिफाई जल्दी हो जाए एंड यू कैन जस्ट कर्ब इट सो दैट इट डजंट स्प्रेड टू द एंटायर फील्ड। फिर ये कह रहे हैं कि सबसे सबसे जो बेनिफिशियल रहता है लाइट वेट ए आई का, दैट द एनर्जी कंजम्पशन, जिस पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया था आर्टिकल, दैट द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ए आई इज़ वेरी हाई। सो लाइट वेट ए आई का सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो ए आई बहुत वो एनर्जी कंजम्पशन उनका काफ़ी कम रहता है। एंड कहते हैं कि एक ए आई जो रहता है वो इट कैन एमिट अप टू 2.85 lakh kg of carbon dioxide, which is equivalent to lifetime emission of 5 cars. तो ये एक ए आई एज इन जो ए आई का जो डीप लर्निंग प्रोसेस जो उन्हें कराया जाता है उसके बारे में कह रहे हैं कि एक ए आई को डीप लर्निंग कराने में हमें इतना कार्बन एमिशन करना पड़ता है जितना एक 5 कार्स अपने पूरे लाइफ टाइम एमिट करे। सो दैट इज़ क्वाइट हाई, विच इज़ नॉट द केस विथ लाइट वेट ए आई। फिर उसके बाद ये है कि लाइट वेट ए आई कैन ऑल्सो रन ऑन बैटरीज, क्योंकि वो काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वो कुछ बैटरीज में भी, जैसे हमारे फ़ोन के बैटरीज है, वो कुछ देर चार्ज करो हम उसे घंटे यूज़ कर सकते हैं, तो वैसा रहता है। फिर उसके बाद इनका स्पीड भी इनफैक्ट ज़्यादा रहता है। लग सकता है कि हैवी वेट ए आई का ज़्यादा स्पीड रहता होगा, लेकिन नहीं, हैवी वेट ए आई बिकॉज इट प्रोसेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सो their speed is comparatively low as compared to lightweight AI. So उस केस में भी lightweight AI का एक अच्छा पॉइंट है, मतलब कंपैरेटिव। फिर lightweight AI स्मॉलर डेटा सेट में भी ट्रेन हो सकते हैं। यू डोंट नीड मिलियंस ऑफ डेटा टू ट्रेन lightweight AI। कुछ डेटा जैसे मान लो आपको सोसाइटी का वाटर कंजम्पशन स्टडी करना है, तो आप बस एक डेटा सेट, एक ए आई का मॉडल बैठा दीजिए उधर, एंड देन इट विल इवेंचुअली लर्न द डेटा सेट। बट सेम इज़ नॉट द केस विथ हैवी वेट ए आई। बट हाँ, इसमें अब ड्रॉबैक्स वो कह रहे हैं कि देर आर चैलेंजेस इन डेवलपिंग लाइट वेट ए आई इज़ एक्यूरेसी हमें हैवी वेट में मिलता है, एक्यूरेसी हमें लाइट वेट मॉडल्स में इतना नहीं मिलता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डेटा एंड केयरफुल एल्गोरिदम्स, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक, कि हम को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज सिंस वी आर चूजिंग ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो फिर पूरा का पूरा ए आई मॉडल गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम कुछ आउटलायर्स के बेसिस पे अगर हम डेटा सेट बना दिया अपना, तो पूरा का पूरा ए आई मॉडल फंक्शन गलत करने लगेगा। तो और फिर ये रहता है कि लाइट वेट ए आई आर मोर प्रोन टू अटैक्स, साइबर अटैक्स एंड ऑल, तो उस पर ये चीज़ है। तो टू एड्रेस दिस उन्होंने फिर कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि ट्रांसफ़र लर्निंग बेसिकली इट्स अ टेक्नोलॉजी जिस पे आप ए आई का एक लर्निंग से दूसरे लर्निंग पे उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए आई को एक ए आई से स्टडी कर रहा हूँ कि मोटर व्हीकल में कैसे काम आएगा, तो वही डेटा सेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ ट्रक्स को लेके। मतलब थोड़ा ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा, बट वो मैं एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने ए आई का लर्निंग को। सो दैट इज़ ट्रांसफ़र लर्निंग। सो यूजिंग ट्रांसफ़र लर्निंग वेर अ प्री ट्रेन मॉडल इज़ फाइन ट्यून ऑन टू अ स्मॉलर डेटा सेट, तो ऑब्वियसली से अमाउंट ऑफ डेटा रिड्यूस हो जाएगा एंड हायर एक्यूरेसी भी आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि थोड़ा मॉडल को कंप्रेस करके उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट विदाउट सैक्रिफाइसिंग एक्यूरेसी। एंड द लास्ट इज यूजिंग ऑल्टरनेटिव एल्गोरिदम्स सच एज डिसीजन मेकिंग ट्री और रूल बेस्ड सिस्टम्स। फिर वो कंक्लूड करते हैं कि दे हेल्प इन रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। लाइट वेट ए आईज़ का रीच ज़्यादा है इंडिया में। आप सोचिए कि जो फार फेस्ट एरियाज़ है जहाँ पे पावर ग्रिड के सिस्टम नहीं है, हम वहाँ पे भी लाइट वेट ए आई को लेके जा सकते हैं। सो दैट्स द इम्पैक्ट इट कैन क्रिएट इन दोज एरियाज वेयर ए आई कैन नॉट एक्चुअली रीच। सो इसे वही मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें लाइट वेट ए आई को प्रमोट करना चाहिए।
moving ahead to two small articles which is related to women equality. Uh, First is connecting half of the world. The article is written by Sonal Jetli and Akhand Tiwari. They work for MicroSafe Consulting. Now, they're starting this article. Basically, they are focusing on one aspect of making gender equality, of bringing gender equality. That is related to how women can be onboarded, and how can they use digital platforms to enhance their business, to enhance the reach of their business, basically. सो ये कहते हैं कि G20 में जब इंडिया का प्रेसिडेंसी था, और जब G20 का जब डिक्लेरेशन, जो जॉइंट डिक्लेरेशन जब इशू किया गया, तो इट मेंशन्ड विमेन 17 टाइम्स एंड डिजिटल 33 टाइम्स. तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, विमेन एंड डिजिटल. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ फोकस दीज G20 लीडर्स आर गिविंग टू दी विमेन एंड डिजिटलाइजेशन. तो नाउ डिजिटल जेंडर इक्वालिटी तभी अचीव हो सकता है जब विमेन को हर पॉसिबल बेनिफिट पहुंचाया जाए, इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी पहुंचाया जाए. इंडिया में ये चीज़ हो रहा है थ्रू डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कुछ कुछ चीज़ों में तो काफ़ी इंडिया में अडॉप्ट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल MSME क्रेडिट के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, एंड ई-कॉमर्स के लिए. सो हमें पता है कि मोर देन 50% ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड. सो अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वेरियस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह रहते हैं, वो उन्हें काफ़ी एक प्लेटफॉर्म फीस काफ़ी हायर चार्ज करते हैं. सो टू पे दैट प्लेटफॉर्म फीस, वो फिर अपना मार्जिन कम करे, तो उनसे क्या वो मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इतना पे नहीं कर पाते वो. सो ये तारीफ़ करते फिर इंडियाज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स, दैट इज़ ONDC के बारे में ये फिर पॉइंट करते हैं कि दैट इज़ हाउ दैट इज़ डिसरप्टिंग इंडियाज़ ई कॉमर्स सेगमेंट. फर्स्टली, इट इज़ successful in onboarding more women sellers online and closing the gender gap in earnings on e-commerce platforms. फिर उसके बाद greater access to markets देते हैं compared to every e-commerce platform which has a limited reach. ONDC has the widest reach in the country. तो उससे काफ़ी इनको इम्पैक्ट पड़ रहा है. फिर नीति आयोग का विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, दिस इज़ ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग नीड्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. फिर एक जेम प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानते हैं कि जेम प्लेटफॉर्म में कैसे प्रोक्योरमेंट होता है एंड कैसे ये हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट को इन दी प्रोक्योरमेंट. तो उस पर भी ये चीज़ है कि इट हैज़ सेट अ टारगेट फॉर 3% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम वुमेन. तो 3% प्रोक्योरमेंट तो वुमेन के थ्रू होगा ही. दैट इज़ अगेन व्हाट इज़ क्रिएटिंग जेंडर इक्वालिटी. फिर उसके बाद देन ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेट है, दैट इज़ अगेन ट्राइंग टू do away with the gender inequality. But the thing is, कुछ ही ऐसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है जो कि जिनके पास अगेन इंटरनेट का एक्सेस है. अराउंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डू नॉट हैव द एक्सेस टू इंटरनेट, इवन इफ दे हैव इट, स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स. तो उसमें क्या रहता है कि उनको मीनिंगफुल एक्सेस नहीं मिल पा रहा है कोई डिवाइसेस का, कोई चीज़ों का, मतलब कोई अच्छे डिवाइसेस का या इंटरनेट का. सो दे आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज इट. फिर लास्टली ये कह रहे हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज़ लूजिंग जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ जेंडर गैप. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड लॉस्ट अराउंड 1 trillion in GDP ड्यू टू women's exclusion from digital world.
प्रीवियस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि भाई विमेन के बिना कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा. तो टू 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 मेक दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल you have to include women, and I think ONDC and GEM are the best examples of it. अब क्योंकि इंडिया since India is convening the third G20 ministerial conference on women's empowerment this year, it's time to show what solidarity could do to close the gender digital divide. So what is needed is bold commitment in this case. फिर एक छोटा सा आर्टिकल women के ऊपर है जेंडर बजटिंग के बारे में. जेंडर बजटिंग, इवन वी नो दैट क्या होता है. पहले तो ये समझिए जेंडर बजटिंग, आप जब बजट बना रहे हैं तो कितना आपके रिसोर्सेज आप विमेन को लेके यूज़ करोगे, उस पर आप जेंडर बजटिंग देते हो. सपोज मान लीजिए इंडिया में, जब इंडिया भी इनफैक्ट ये चालू कर चुका है जेंडर बजटिंग, तो ये कब चालू किया था, ये चीज़ आपको अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. तो इंडिया जब जेंडर बजटिंग ये चालू कर रहा है, तो इंडिया का जेंडर बजटिंग ऑलमोस्ट 5% रहता है. 5% मतलब जो भी बजट आ रहा है तो 5% ऑफ द बजट इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन. ऐसा नहीं कि बाकी 95% इज फॉर मेन, दैट इज अगेन डिवाइडेड, बट 5% इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो उज्ज्वला योजना, जिससे पूरे विमेन को ही पर्टिकुलरली फ़ायदा हो रहा है, तो वैसे कुछ स्कीम्स जिससे विमेन को ही सिर्फ फ़ायदा हो, उससे हम जेंडर बजटिंग में डालते हैं. तो वही ये कह रहे हैं कि भाई हमें वही जेंडर गैप को क्लोज़ करना है, और विमेन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी को बढ़ाने में. एंड फिर ये कह रहे हैं कि भाई 90 कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव अडॉप्टेड टू जेंडर बजटिंग, and 60% of the OECD countries they have also adopted to जेंडर बजटिंग कंपेयर टू 44% दैट वाज 8 years ago. तो पिछले 8 सालों में 44% से बढ़ के 60% हो गए हैं. फिर ये कहते हैं कि फिर कुछ कुछ योजना का नाम है, इसमें लिखा हुआ भी है. वैसे अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो कब ये चालू हुआ था इंडिया में, तो इसमें भी लिखा हुआ, आप इसे देख के भी कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहे लेक्चर में. तो फिर ये कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना, ये सब जो स्कीम्स है ये काफ़ी अपलिफ्ट कर रहे हैं वुमेन को इंडियन सोसाइटी में. बट स्टिल ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो जेंडर बजटिंग है 5% है, जो कि थोड़ा कम है, हमें और बढ़ाना चाहिए इसे. एंड द ओनली वे इट कैन गो इज़ अप, एटलीस्ट इससे नीचे तो कभी नहीं आना चाहिए, सो दैट हम इंडिया में वुमेन के वर्कफोर्स को कैपिटलाइज कर पाए. फिर ये FIR का आर्टिकल है, जो अभी जो रेसलर्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक आर्टिकल है कि भाई छोटा आर्टिकल है काफ़ी, कि FIRs वगैरह जो रहते हैं ये काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए पुलिस को. एंड FIR इज़ नॉट अ जजमेंट. बेसिकली ये समझाना चाह रहे कि FIR को जजमेंट तो है नहीं, फिर आपको FIR लेने में इतना क्यों टाइम लग गया. इनफैक्ट FIR के बाद तो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन इतना देर से चालू करोगे तो लोगों का भरोसा कैसे आएगा FIR के ये सिस्टम पे. तो ये कह रहे हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस ने काफ़ी कोऑपरेटिव रहना चाहिए था, और इसे कंप्लेनेंट्स के चीज़ों को जल्दी सुनना चाहिए था, सो दैट एटलीस्ट FIR चालू हो जाए. तो इन्वेस्टिगेशन तो फिर टाइम लगेगा ही. तो इससे क्या रहता है कि भाई अगर ये ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो लोगों का भरोसा थोड़ा कम होते जाएगा, लोग थोड़ा कम सीरियसली लेंगे ये सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को, एंड उनका जो एक भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो वो कम होते जाएगा. तो इसलिए ये हमें कि ये इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. फिर एक लास्ट आर्टिकल जो कि मे डे फॉर वर्किंग क्लास के बारे में, ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल है. सो द श्रिंकिंग शेयर ऑफ लेबर अगेंस्ट कैपिटल पुट्स द ओनस ऑन गवर्नमेंट टू इंटरवेन. एक्चुअली ये स्टार्ट करते आर्टिकल, इन्होंने आर्टिकल स्टार्ट किया ऐसे कि मे डे हम इंडिया में 1923 से मना रहे, तो इस हिसाब से हमें इस साल लेबर डे मनाते हुए 100 साल हो जाएंगे. एक्चुअली मे डे नहीं, लेबर डे, दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा कैसे.
तो लेबर डे बनाते हुए 100 साल हो गए अब हमें, पर इसका ओरिजिन हमें 1884 से मिलता है, जब अमेरिकन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने 8 आवर डे के लिए एक जनरल स्ट्राइक किया था कि भाई हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। पहले लेबर की जो कंडीशंस थे काफ़ी ख़राब थे, मतलब 16 घंटा 18 घंटा ऐसे काम कराते थे। एंड तो इसी कारण ये स्ट्राइक हुआ, एंड ये काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक था। फिर फाइनली May 4, 1886 को इम्प्लीमेंटेशन हुआ 8 आवर वर्किंग का। फिर उसके बाद इसे 1889 में जो मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस है वो डिमांड करने लगे कि 8 आवर फॉर्मलाइज किया जाए पूरे वर्किंग आवर्स को लेके, तो 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। और मे डे किसे बोलते हैं कि मे डे इज़ अ डे फॉर इंटरनेशनल डिस्ट्रेस डे। तो ये क्योंकि एक ही दिन अब पढ़ने लग गया तो फिर लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज़ करने लग गए। तो इंटरनेशनल डिस्ट्रेस डे एंड लेबर डे ये दोनों एक ही दिन हो गया। एंड सिंस मोर एंड मोर कंट्रीज आर अडॉप्टिंग टू इट, तो ये फिर मे डे अब लेबर डे बोलने लग गए। फिर ये कहते हैं कि फिर पुराने हमारे टाइम में, मतलब ये जब ये खुद बैंक पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, तो उनके टाइम में पब्लिक सेक्टर में काफ़ी होल्ड था यूनियंस का, और कोई उनसे सब उनसे डरते थे यूनियन वगैरह से, तो कोई उनसे ऐसे पंगा नहीं लेना चाहता था। बट ग्रेजुअली ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स जो है कम होते गए इंडिया में भी, और जो 1970s और 80s में जो ट्रेड यूनियन का जो होल्ड था, अब तो वो बस एक हिस्ट्री बन के रह गया है। इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल गिग इकोनॉमी आ रही है, फिर जो लेबर की जो इनकम है वो इकोनॉमी में कम होती जा रही कंपैरेटिवली। तो अगर आप ये चीज़ देखें कि ओवरऑल दी growth, the real growth in incomes of top 1% was 95%, और जो बाकी के जो 99% जो लोग हैं उनका सिर्फ ग्रोथ था 14%। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का इनइक्वालिटी पूरे वर्ल्ड में है। और इनफैक्ट यूएस इज़ ऑल्सो इज़ नॉट एन आउटलायर। तो मतलब चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री हो, सब जगह इनइक्वालिटी पीक पे है अभी। तो इस कारण भी जिस तरीके से अभी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उस तरीके से लेबर का से थोड़े इकोनॉमी में कम हो गया है, एंड सो यूनियंस का भी अभी से थोड़ा सा कम हो गया है। फिर ये कहते हैं कि भाई जो टैक्स अर्निंग्स है लोगों का, मतलब गवर्नमेंट भी ये कहते हैं कि अब थोड़ा सा कैपिटल ओरिएंटेड हो, अपना पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे कि टैक्स ओरिएंटेशन है, जो कैपिटल जो टैक्स है, एज इन जो कंपनीज वगैरह को जो टैक्स पड़ता है वो आपके एकदम लोएस्ट पे है अभी, और जो स्लैब इनकम्स वगैरह है वो इनफैक्ट उससे ज़्यादा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली, ये वो पॉइंट आउट करें। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये अक्रॉस वर्ल्ड कई सारे इकनॉमीज़ में, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे इकनॉमीज़ में, बट कई सारे इकनॉमीज़ में। फिर उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में कोई स्टेप लेना चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन लेबर्स आर एम्प्लॉयड इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसके लिए भी इनको कोई स्टेप लेना चाहिए। तो कैसे स्टेप लेना चाहिए, टैक्स पॉलिसी कैसे रखनी चाहिए? पहले तो कैसे स्टेप्स लेना चाहिए, टैक्स पॉलिसीज़ से आप स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एज इन जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएंगे आप टैक्स और बढ़ाते जाओगे। बट हाउएवर समहाउ ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा ऑथर के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम करना चाहिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑथर के साथ थोड़ा डिसएग्री करना पड़ेगा कि हम इक्वल टैक्सेशन हम क्यों रखेंगे, एज एन क्यों ना हम कंपनीज़ को, ऑब्वियसली देखिए सबके प्रोज सबके कॉन्स होते हैं। अगर हम कंपनीज़ को भी ज़्यादा टैक्स करेंगे तो कंपनीज़ भी फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करेगी, एंड अल्टीमेटली फिर या तो वो अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे, और या तो फिर वो थोड़ा डाउनसाइज करने लगेंगे इंडियन मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि
सिर्फ कंपनीज को ज़्यादा चार्ज करने से हो जाएगा, बट ऑथर ये कह रहे हैं कि इक्वल चार्ज करो, सबसे बेस्ट। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है ये सब चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखते हैं और टैक्स इंड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ को काफ़ी कम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कि अभी जैसे हमारे टैक्सेशन स्कीम्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं कि आप जो डेट म्यूचुअल फंड्स है उसे आप इंडेक्सेशन नहीं कर सकते, एंड उसे जो है वो पर्टिकुलर जैसे इंडेक्स्ड डेट फंड का कैसे रहता था, अगर लॉन्ग टर्म रहता था तो यू वुड हैव टैक्सड इट गॉट टैक्सड एट 30%, सॉरी 20%। और अब क्या है कि भाई वो स्लैब रेट के हिसाब से आपका होगा, तो ये चेंजेस किया गया। तो फिर जैसे आपका नॉर्मल इनकम चार्ज हो रहा है वैसे आपका डेट म्यूचुअल फंड भी चार्ज होगा। बट ये चीज़ है कि इससे काफ़ी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी उनका जो इन्फ्लो है काफ़ी हर्ट हुआ, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड्स में। फिर उसके बाद सेलिंग स्टॉक्स जो हम 1 ईयर से ज़्यादा अगर रख देते थे तो उसमें जैसे टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता, तो अब टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और होम लोन इंटरेस्ट रिडक्शन में भी कुछ चेंजेस किए गए। तो उनका ये कहना है कि टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ है काफ़ी, टैक्स इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए और टैक्स के कारण जो इनइक्वालिटी होती है उसे कम करने के लिए बेसिकली। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ तो है, और भी गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, वो तो हम सबको पता है कि सोशल सिक्योरिटी जैसे बढ़ाएंगे तो पेंशन वगैरह ये सब चीज़ थोड़ा सा वो करना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर उसके बाद पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट लेवल है उसे थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए, एंड दे शुड इंश्योर दैट द इन्फ्लेशन इज़ केप्ट अंडर चेक। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियंस वगैरह जो काफ़ी आज के डेट में ख़त्म हो गए हैं, तो ट्रेड के लेबर के राइट्स को बचाने के लिए फिर गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अच्छा आर्टिकल था, आई वुड से। थोड़ा सजेशंस को लेके मुझे थोड़ा सा लगता है कि और भी अच्छे अच्छे सजेशंस हो सकते हैं इसमें, कैसे हम गवर्नमेंट इक्वालिटी बढ़ाएगी लेबर और कैपिटल क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप ज़रूर अपने रिव्यूज़ बताइए, कुछ भी कम ज़्यादा जो भी लगता है आपको, कोई सजेशंस है अपनी तरफ से बताइए, क्योंकि मैं कंपैरेटिवली नया हूँ अभी इस वीडियोज़ को बनाने में। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसे चीज़ करने से, जैसे कोई दूसरे डिवाइस यूज़ करने से अगर कुछ बेनिफिशियल होगा, तो वो भी चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे।